प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग इस समय पर अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद प्रश्नावली 2.2 के उदाहरणों को हल कर रहे हैं। और देखिए, मैं एक आपसे बात बताया हूँ कि आप उदाहरणों को विशेष तौर से बढ़िया से देखा करिए। बहुत ज़्यादा परसेंटेज आप पेपर मिला करके देखेंगे तो उदाहरण का भी सवाल आपको परीक्षा में देता है, ठीक है। और देखिए, जैसे जैसे उदाहरण दिया है उसी के आधार पर आपको प्रश्न भी देगा। प्रश्नावली से पहले उदाहरण होता है तो उसकी विशेषता यही होती है कि जिस प्रकार से उदाहरण है उसी के आधार पर लगभग 80% सवाल आपका बुक का एक्सरसाइज का हल हो जाता है। देखिएगा, मैं जब करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि सर ने कितना बढ़िया बात बताया। और मेरे पीछे के रूल के जो भी वीडियो हो, चाहे आप किसी के भी देखते हो, तो नियम के सबकी वीडियो आप देखा करें। क्योंकि अगर नियम की वीडियो नहीं देखेंगे तो प्रश्नावली को हल करने से सवाल नहीं हो सकता है। क्योंकि परीक्षा में तो आपको सवाल बदल के भी दे सकता है, अंक को बदल करके दे सकता है, लेकिन यदि रूल आपको पता हो तो आप उस सवाल को बना सकते हैं। तो देखिए, हम अब पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। बुक से भी आप देखते होंगे और समय कम लगे इसके लिए मैं सभी चीज़ों को लिख लेता हूं ताकि मैं अधिक से अधिक बातें आपको बता सकूं और समझा सकूं, ठीक है। तो देखिए, अब तक हम लोग क्या करते थे कि द्विघात समीकरण का शून्यक निकालते थे गुणनखंड करके, और शून्यक और गुणांकों में संबंध व्यक्त कर रहे थे। 2 सवाल अब तक यही आपको मिला था। अब यह तीसरा सवाल चेंज हो रहा है, उदाहरण में का ही है। उदाहरण नंबर 4 है, द्विघात बहुपद बनाना है। माने द्विघात समीकरण आपको बनाना है जबकि जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल। जैसे इसका कहने का मतलब यह है कि कोई द्विघात समीकरण था, जब कोई द्विघात समीकरण था जब उसका गुणनखंड करके शून्यक निकाला और उस शून्यकों को जब जोड़ा और गुणा किया। बात को गौर से सुनिएगा। जब शून्यक पहले कोई द्विघात समीकरण था उसी को आपको खोजना है, उसी को पता करना है कि वह कौन सा द्विघात समीकरण था। माने इसमें द्विघात समीकरण आपको पता करना है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण था, उसको जब वह गुणनखंड किया ना तो पहले 2 शून्यक मिले और एक अल्फा मिला और एक बीटा मिला, अल्फा और बीटा के बराबर मिला। और उस दोनों शून्यकों को जब वह जोड़ दिया तो देखिए, शून्यकों का योगफल एक का -3 आ गया और एक का, और गुणनफल क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपको यह बता देना है कि वह द्विघात समीकरण क्या था। तो देखिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि जब भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, जब आपको द्विघात समीकरण के मूल का योगफल गुणनफल दे करके कभी भी अगर द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा जाए, देखिए इसमें आप द्विघात समीकरण बना रहे हैं ना। जब प्रश्नावली 2.2 हम पढ़ेंगे तो उसमें जब दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों में लगभग हमें लग रहा है कि देखिए 6 प्रश्न जो है, ठीक है ना, प्रश्नावली के 6 प्रश्न। देखिए यहाँ पर मैं बुक से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यह प्रश्नावली के, यह देखिए ये गुणनफल और योगफल दे करके और इसका समीकरण बनाने के लिए कह रहा है। जस्ट इसी उदाहरण पर इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा और देखिए, जो मैं 2 उदाहरण पीछे बताया हूं उसके आधार पर देखिए इसका पहला प्रश्न हल हो जाएगा। तो बताइए 2.2 प्रश्नावली में कितने प्रश्न हैं? 2 ही प्रश्न न है। तो 2 उदाहरण जो पीछे बताए हैं उस पर पहला प्रश्न पूरा हल होगा। आप देखिएगा, मैं करूंगा, पहले गुणनखंड करूंगा, उसके बाद शून्यक निकालूंगा और उसके बाद मूलों के योगफल और गुणनफल का सूत्र लगा करके और इसके सत्यता का जांच करेंगे। और दूसरा जो सवाल है उसमें देखिए, बस यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया है और आपको द्विघात समीकरण बनाना है।
तो जैसे ये सवाल बनेगा उसी के आधार पर देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल। समझ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल को अगर बढ़िया से नहीं समझते हैं, कोई द्विघात समीकरण है और उसी को आपको हल करके लाना है, और जब वो द्विघात समीकरण को वो तोड़ा है ना, तो उसके दो शून्यक आए हैं, एक आया है अल्फा और एक आया है बीटा। भाई शून्य को अल्फा बीटा हम मान लेते हैं, जब त्रिघात आएगा ना इसके बाद आएगा, इसके बाद जब आएगा तो त्रिघात आएगा तो अल्फा बीटा गामा 3 मानेंगे हम। ठीक है, तो जो यह आपका शून्यक है, योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया है, तो आपको इसका समीकरण बना देना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं लिखा हूं कि जब द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, ठीक है ना, मूल का योगफल, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बताइए कैसे लिखें। मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर। अब देखिए यहां पर गौर से ख्याल करिएगा, देखिए योगफल और गुणनफल क्रमशः, तो देखिए योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसका मतलब कि इसमें का जो पहला है वह योगफल है और दूसरा है जो गुणनफल है। अगर कभी भी आप मिस्टेक से अगर इसको भूल करके इसको गुणनफल के रख दिए और इसको योगफल के हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, समझिएगा। देखिए कहा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया है, मतलब कि पहला योगफल है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। तो योगफल कितना दिया है, तो -3 दिया है। क्या दिया है, -3 दिया है। देखिए समय को आप ध्यान न देंगे, अगर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो समय को ध्यान नहीं देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं पर डे प्रयास करूंगा कि अब आपको मैं एक दो वीडियो जरूर डालूं और आपका कोर्स मैं बढ़िया से पूरा कर दूंगा। देखिए मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा -3, माने अब यह बताइए कि यह मूलों का योगफल, इसको हम लिखें कि इसको लिखें, बताइए। मूलों का योगफल हिंदी में लिखें कि अब प्रतीक में लिखें, तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर इसको लिखते हैं तो भी यह हो जाएगा और इसको लिखते हैं तो भी यह हो जाएगा। कितना है, -3। अब देखिए मूलों का गुणनफल बताइए। गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा, बताइए कितना है, तो 2 है। अब यह एक बताइए कि जब मूल का आपको योगफल और गुणनफल पता हो और द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा जाए तो एक सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल। मूलों के योगफल के पास आप लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा, ठीक है ना, इंटू x, ऋण नहीं, x² प्लस होता है, देखिए ये धन होता है, ठीक है, ये धन होता है। देखिए x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यह बताइए यहाँ पर मैं x² लिखा हूं, क्या y² नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, y² माइनस मूलों का योगफल इंटू y अब प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, अब यह बताइए कि x² से लिखें कि y² से, तो मैं x² के रूप में लिख दे रहा हूं, आप y² के रूप में भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। लेकिन देखिए याद करने का तरीका, पहले x² लिखिएगा और उसके बाद ऋण लगाइएगा। अब यह बताइए कि यह मूलों का योगफल के लिए यह लिखें कि इस हिंदी को लिखें, नहीं किसी एक को लिख दे, तो मैं लिख दे रहा हूं कि अल्फा धन बीटा। अब देखिए x² हो गया, 2 घात हो गया, अब 1 घात लिखिए, ठीक, और उसके बाद ये ऋण है ना, तो अब धन लिखिए। याद करिएगा, ख्याल करिएगा, x पर 2 घात और उसके बाद x अकेले 1 घात वाला, और जहां 1 घात वाला लिखिएगा वहीं पर x लिख दीजिएगा, ठीक है, और x² के बाद ऋण लगाइएगा और उसके बाद मूलों का योगफल लिखिएगा, उसके बाद 2 घात का लिख दिए
और एक घात का लिख दीजिएगा और उसके बाद धन लिख करके और गुणनफल अल्फा बीटा और बराबर क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। देखिए यह द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है जब आपका मूलों का योगफल और गुणनफल पता हो। जब मूलों का योगफल और गुणनफल पता हो तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है। मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे तो देखिएगा इसी सूत्र का प्रयोग करके हम पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर ऋण, अब देखिए अल्फा धन बीटा, देख लीजिए योगफल कितना दिया है, प्रश्न में दिया था योगफल कितना था -3 और इंटू यह क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब प्लस यह गुणनफल के क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए और बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और यह ऋण और यह ऋण, तो ऋण में जब ऋण का गुणा होता है तो धन हो जाता है, धन 3 में x का गुणा होगा 3x और यह प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। देखिए आपका यही जो है द्विघात समीकरण बन करके आ गया, ठीक, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। एक बात बताएं तो समय लगेगा थोड़ा। अगर इस द्विघात समीकरण को यदि आप गुणनखंड करेंगे तो 2 कोष्टक आएगा, आप दोनों कोष्टकों के बराबर 0 करिएगा, ये करना नहीं है आपका हो गया है। तो जब 0 करिएगा तो x का 2 मान आएगा, एक मान अल्फा बराबर आएगा और एक उसी में बीटा बराबर आएगा, और जो अल्फा और बीटा आएगा ना अगर उसको आप जोड़ देंगे तो पक्का ऋण 3 आएगा, देखिएगा। अगर उसको गुणा कर देंगे तो क्लियर है कि 2 आएगा। बात समझ में आया, लेकिन हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। एक बार मैं बढ़िया से आपको पुनः बता दे रहा हूं कि जब भी द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा जाए और मूलों का योगफल और गुणनफल आपको पता हो तो आप क्या करिएगा, सूत्र लगा दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए पहले ऋण से चालू करिएगा उसके बाद धन लिखिएगा सूत्र में, भूलिएगा मत, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर लिखे ना, एक घात कम कर दीजिएगा एक्स लिख दीजिएगा, ठीक। सूत्र में देखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर एक घात कम कर दिए और उसके बाद देखिए पहले यहाँ योगफल लिखिएगा और यहाँ पर गुणनफल लिखिएगा। जहाँ योगफल लिखिएगा वहाँ ऋण लिखिएगा उसके आगे, और जहाँ गुणनफल लिखिएगा वहाँ पर धन लिखिएगा। जैसे कल्पना करिए अगर किसी को, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, अगर y में बनाना का पड़े तो देखिए y पर 2 घात, मैं समीकरण बनाने का सूत्र बता रहा हूँ, और उसके बाद y पर 2 घात, तो एगो अब y अकेले लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या करिए कि जहाँ y अकेले लिखे हैं उसके आगे अल्फा धन बीटा लिख दीजिए, ठीक, और जहाँ जोड़े हैं उसके आगे ऋण लिख दीजिए, अब प्लस जहाँ y नहीं लिखे अब 2 घात हो गया, 1 घात हो गया और बिना घात का हो गया, तो लास्ट में क्या करिए अल्फा बीटा बराबर 0। यही सूत्र ऐसे आप y के चर में भी आप बना सकते हैं। तो अब अगला उदाहरण जो है, एक उदाहरण नंबर 5 है, उसके बाद तो प्रश्नावली प्रारंभ हो जाएगी। आप एक एक वीडियो को बढ़िया से आराम से देखिए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, मैं आपकी बातों को समझूंगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। आप तो जानते ही हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है और हमके बच करके और पढ़ना और पढ़ाना है। देखिए